यह विजयगढ़ के महाराज महेंद्र प्रताप सिंह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक थे। उनकी 3 रानियां थीं। उनमें सबसे छोटी रानी चीकू रानी वह बिल्कुल अलग थी। चीकू रानी का कद 5 फुट से ज्यादा नहीं था, कम ही रहा होगा, किंतु चीकू रानी का व्यक्तित्व भी कुछ कम नहीं था। तीनों रानियों में सबसे ज्यादा महत्व महाराज चीकू रानी को ही देते थे। अन्य रानी इस बात से खफा भी रहती थी, चिढ़ भी जाती थी। वह दोनों रानियां सोचते थे कि वीकू रानी में ऐसी क्या खास बात है, लंबाई भी कम है, हमसे बाद में महाराज के जीवन में आई, फिर भी महाराज इनको इतना महत्व क्यों देते हैं। दोनों बड़ी रानियों को नहीं मालूम था कि चीकू रानी में कुछ खास विशेषताएं थी, सिर्फ महाराज को ही पता थी। चीकू रानी का महाराज के जीवन में आना भी एक रहस्य ही था, उसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार महाराज शिकार के लिए गए। वह अपने शिकार पर वार करने ही वाले थे कि पीछे से दूसरे शेर ने हमला कर दिया। साथ वाले सैनिक तो देखते ही रह गए कि दूर से एक हंसिया घूमता हुआ आया और सीधा शेर के गर्दन पर वार, और शेर वही ढेर। ये देखकर सब चौंक गए कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। तभी सबको एक सफेद घोड़े की पीठ पर बैठी एक युवती दिखाई दी। उस युवती ने ही शेर से महाराज की जान बचाई थी। वह युवती महाराज के करीब आती है। महाराज उसको धन्यवाद करते हुए बोलते हैं, हे देवी, आपने हमारी जान बचाकर हम पर और हमारी प्रजा पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम आपके ऋणी हो गए, वह हम ऋण उतारना चाहते हैं। इस उपकार के बदले आप हमसे कुछ भी मांग सकती है। महाराज, आप मुझे 3 वचन दे लो, मैं मांगू। दिए वचन मुकर तो ना जाएंगे महाराज। ऐसी नादानी कोई और करता तो हम कभी क्षमा ना करते, अपितु आपने हमारी जान बचाई है, इसलिए हम आपको आपकी इस गलती के लिए क्षमा करते हैं और हम वचन देते हैं। महाराज, पहले अपने सैनिकों को हम दोनों से दूर भेजिए ताकि यह हमारा वार्तालाप ना सुन सके। ठीक है देवी, सैनिकों, आज्ञा का पालन हो। लेकिन महाराजा, सैनिकों, महाराज क्रोध में बोलते हैं। सैनिक तुरंत वहां से हट जाते हैं। फिर महाराज युवती से बोलते, आप जो मांगेगी हम निश्चित ही देंगे। वह युवती बोलती है, महाराज, मेरा नाम चीकू है और मुझे खाने में चीकू बहुत पसंद है। महाराज, मेरी पहली मांग, आपको अपने राज्य में मेरे लिए एक चीकू का बाग लगवाना होगा। ठीक है, तुम्हारी पहली मांग स्वीकृत है। और दूसरी मांग, मुझसे विवाह करना होगा। तीसरी मांग, आप कभी मुझसे मेरे परिवार के विषय में नहीं पूछेंगे। दूसरी मांग पर राजा को क्रोध तो बहुत आता है, किंतु अपने द्वारा दिए वचन के कारण बंध जाते हैं। महाराज युवती की तरफ देखते हैं, सोचते विवाह करने में कोई बुराई तो है नहीं। अच्छे लंबे कद की युवती है, सुंदर भी बहुत है, और हम राजाओं का तो अनेक विवाह करने प्रचलन भी होता है। फिर कुछ सोचकर सैनिकों को बुलाते हैं। सैनिकों को आदेश देते हैं, हमारे और इस युवती के विवाह की तैयारी की जाए। सैनिक भी आश्चर्य में कि महाराज ये क्या बात कर रहे हैं, ये युवती महाराज के योग्य तो कदापि नहीं है, कद भी इतना छोटा है, देखने में भी साधारण है। ये कैसा अजब रहस्य था। एक ही युवती राजा और सैनिकों को अलग रूप में क्यों नजर आ रही थी। जंगल में ही विवाह की तैयारी होती है। राजा वही जंगल में उस युवती से विवाह कर लेते हैं तथा अपने राज्य की तरफ प्रस्थान करते हैं। जब राजा सैनिकों सहित अपनी नई रानी को लेकर राज्य की सीमा में पहुंचते हैं तो सैनिकों द्वारा राजमहल में खबर कर दी जाती है। अन्य दोनों रानियां सुनकर आश्चर्य करती हैं कि महाराज पुत्र के लिए तो नहीं गए थे, जो किसी राज्य पर विजय प्राप्त कर वहां की राजकुमारी को विवाह कर ले आए हो। महाराज तो शिकार के लिए गए थे, तो क्या जंगल से किसी चांगली से वह विवाह करके आ रहे हैं। दोनों रानियां सुजाता और माधवी के दिमाग में अलग अलग खिचड़ी पक रही होती है, अलग ही विचार चल रहे होते हैं। पता नहीं आने वाली रानी कैसी होगी, कहीं बहुत सुंदर और बहुत गुणवान तो ना होगी, कहीं महाराज केवल उसके ही ना होकर रह जाएंगे। यही सोचते हुए वह दोनों दासियों को साथ लेकर महाराज और नई रानी के स्वागत की तैयारी में लग जाती है।
कुछ समय पश्चात महाराज नई रानी सहित राजमहल के द्वार पर पहुंचते हैं। राज्य की जनता भी द्वार के बाहर एकत्र हो जाती है। सभी जन महाराज की जय बोल रहे हैं, नई रानी की जय भी बोल रहे हैं। रानी जब रथ से बाहर आती है तो राज्य के लोग हैरान हैं। रानी को देखकर लोग कानाफूसी करते हैं। यह महाराज को क्या हुआ जो ऐसी सुक्ति को विवाह कर लाए? ये तो कद की छोटी है। कुछ स्त्रियां बोलती है देखने में भी साधारण है। महाराज को क्या हुआ? एक बोलता गई है, हम लोग क्या जाने, बड़े लोगों की बड़ी बातें, महाराज को दिखी होगी कुछ विशेषता। तभी उन सब के बीच खड़ी एक स्त्री बोलती है, क्या बुराई है, नई रानी में अच्छी लंबे कद की तो है और खूबसूरत भी इतनी है, लेकिन तुम लोगों को तो कमियां ढूंढनी ही होती है। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है रानी, और क्या तेज भी। रानी के चेहरे पर ऐसा लगता है जैसे कोई देवी शक्ति है। ऐसे ही भीड़ में खड़े एक दो पुरुष बोलते, ना जाने सबको क्या हो गया है, हमारी नई रानी इतनी सुंदर, इतना चेहरे पर तेज है, इनको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अजीब रहस्य है। चीकू रानी अधिकतर लोगों की नाटी और साधारण दिख रही है, वहीं चंद लोगों को अत्यधिक रूपवती और तेजमयी दिख रही है। राजमहल के द्वार पर दोनों बड़ी रानियां भी खड़ी स्वागत के लिए आरती का थाल सजाए। जब वह दोनों नई रानी चीकू रानी को देखती हैं तो आश्चर्य में आंखें खुली रह जाती हैं। दोनों आपस में बोलती है, हाय हाय, यह महाराज को क्या हुआ? एक नाटे कद और साधारण सी दिखने वाली युवती को ब्याह कर लाए, ऐसी क्या महाराज की मति मारी गई थी? फिर सोचती है, हमारे लिए तो अच्छा ही है, हम तो उससे रूपवती हैं, तो महाराज हमें ही महत्व देंगे। हो सकता है महाराज ने इस नाटी पर उपकार करने को विवाह किया हो। महाराज और नई रानी का जब दोनों रानियां स्वागत करती है तो महाराज नई रानी का उनसे परिचय करवाते हैं। ये है बड़ी रानी सुजाता और यह छोटी रानी माधवी। अब तो छोटी रानी आप है माधवी, अब मझली रानी, और यह है आप दोनों से छोटी रानी चीकू रानी। इन्होंने आज हमारी जान बचाई है, एक शेर से बहुत बहादुर है ये। चीकू रानी दोनों बड़ी रानियों की प्रणाम कर उनके चरण स्पर्श करने को झुकती है। जैसे ही वह सुजाता रानी के चरण स्पर्श करती है, सुजाता रानी को एक झटका सा लगता है। वह अजीब सी नजरों से चीकू रानी की तरफ देखती है। चीकू रानी के मुख पर एक शांत सी मुस्कान है। फिर चौकू रानी माधवी के चरण स्पर्श करती है तो माधवी के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है जो सुजाता के साथ हुआ था। तब भी चीकू रानी के मुख पर एक सौम्य मुस्कान होती है। सब कार्यक्रम हो जाने के पश्चात रानी को राजमहल के अंदर उनके कक्ष तक ले जाया जाता है। कक्ष में जाने से पहले महाराज चीकू रानी को उस कक्ष में ले जाते हैं जहां बड़े महाराज और राजमाता के चित्र लगे हुए हैं। उनके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, पिताश्री, माताश्री, यह आपकी नई वधू है, इन्हें अपना आशीर्वाद दें, आज उन्होंने हमारी जान बचाई। चीकू रानी बड़े महाराज और राजमाता के चित्र में चरण छूती हैं। जैसे ही वह चरण छूकर चित्र की तरफ देखती हैं तो राजमाता और बड़े महाराज की आंख में आंसू नजर आते हैं। वह आंसू टपककर छोटे महाराज के हाथ पर गिरते हैं। छोटे महाराज चौंक जाते हैं, ये दो बूंद पानी हाथ पर कहां से टपका? इधर चीकू रानी राजमाता और बड़े महाराज के चित्र की आंखों में देखते हुए मानो उनको कोई आश्वासन दे रही हो कि राजमाता, पिताजी, महाराज, अब कुछ अनिष्ट नहीं हो सकता, और जो अनिष्ट हुआ है भूतकाल में उसका भी हिसाब अनिष्टकर्ताओं को चुकाना होगा। आपकी यह बेरी आपको वचन देती है। राजा चीकू रानी से कहते हैं, ना जाने क्यों राजमाता और पिताजी, महाराज हमें इतनी जल्दी क्यों छोड़कर चले गए? अभी तो हमें बहुत जरूरत थी दोनों की, हमारा मार्गदर्शन करने वाला अब कोई भी नहीं है। महाराज उदास मत हो, ये जाना तो एक दिन सबको है, कोई जल्दी कोई देर से ही। यह बात सत्य है कि आकस्मिक मृत्यु होने के कारण आपको अधिक दुख हो रहा है। महाराज चीकू रानी की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं और बोलते हैं, आपको कैसे पता राजमाता और पिताजी, महाराज की आकस्मिक मृत्यु हुई थी? चीकू रानी सकपका जाती है और बोलती है, जी वो महाराज, हमने तो बस अनुमान लगाया। आपने बोला इतनी जल्दी छोड़कर बले गए तो उससे अनुमान लगाया।
चीकू रानी को दासियां उनके कक्ष में ले जाती है। रानी के साथ जो दासियां हैं ये रानी की आयु के लगभग है। वह आपस में कानाफूसी कर रही है कि रानी कद की कितनी छोटी है, देखने भी साधारण है, हम में ही मिलती जुलती है। महाराज को क्या पसंद आया इनमें? चीकू रानी के कानों में उन दासियों की बात पड़ रही है। उनकी बातें सुनकर चीकू रानी मंद मंद मुस्कुरा रही है। दासियां चीकू रानी को उनके कक्ष के अंदर तक छोड़कर वापस चली जाती है। वहां पर भी एक दासी होती है, वह भी रानी की हमउम्र होगी। वह चीकू रानी का अभिवादन करती है और बोलती है, छोटी रानी जी आप तो बहुत सुंदर है, बड़ी रानी उसे भी सुंदर। चीकू रानी दासी को बोलती है, तुम भी तो सुंदर हो, कहीं तुम्हारा नाम सुंदरी तो नहीं? अरे नहीं छोटी रानी जी, मैं कहाँ सुंदर हूँ, गरीब लोग भी कहीं सुंदर होते हैं भला। क्यों गरीब सुंदर क्यों नहीं हो सकते? जिसका मन सुंदर हो उसका तन भी सुंदर होता है। मन की सुंदरता सबको दिखाई नहीं देती है, सब तन की सुंदरता देखते हैं। अरे वाह छोटी रानी जी, आप तो बहुत अच्छी हैं और बातें भी बहुत अच्छी करती हैं। अच्छा ये बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम उषा है छोटी रानी जी। बहुत सुंदर नाम है, बिल्कुल तेरे जैसा। उषा शर्मा जाती है। चीकू रानी के कक्ष की साफ सफाई के लिए उषा की नियुक्ति की गई है। राजमहल में आए चीकू रानी को कई दिन हो गए हैं। जिस दिन वह महल में आई थी उस दिन ही सेनापति द्वारा महाराज को सूचना मिलती है कि इस बार राज्य में फसल अच्छी पैदा हुई तो लगान समय पर और पूरा आया है। महाराज इसका श्रेय चीकू रानी के शुभ आगमन को देते हैं, वरना तो पिछले कई वर्षों से बारिश ठीक से ना होने की वजह से फसल अच्छी नहीं हो रही थी, लगान पूरा नहीं आता था, ऊपर से किसानों की ऋण की मांग रहती थी। महाराजा भी चीकू रानी के व्यवहार और उनके विवेक बुद्धि से प्रभावित होते हैं। अब तो महाराज चीकू रानी से राजनीतिक कार्यों में भी सलाह लेने लगे हैं। इधर दोनों बड़ी रानी सुजाता और माधवी ईर्ष्या से मरी जा रही है। उनको लगता है ये जो ठिगनी रानी है ये जादूगरनी है, इसने जादू कर दिया महाराज पर, यह कुछ तंत्र मंत्र करती है। वह दोनों सोचती है ऐसे तो हम दोनों का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। ये कल की आई बोनी रानी जो सुंदर भी नहीं है उसने महाराज को हमसे दूर कर दिया। ये दोनों चीकू रानी को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगती हैं। इधर चीकू रानी महाराज से बोलती है, महाराज चलिए आज शतरंज की बाजी हो जाए एक। महाराज आश्चर्य से चीकू रानी की तरफ देखते हैं, फिर बोलते हैं, छोटी रानी आपके कितने रूप हैं, आप शतरंज भी खेलना जानती हैं? जी महाराज थोड़ा बहुत। चलिए तो फिर देखते हैं आपके बुद्धि विवेक का एक और परीक्षण सही देखते हैं, अन्य गुण के अलावा इस गुण में आप कितनी आगे हैं, कितनी पारंगत हैं। दोनों शतरंज खेलने बैठ जाते हैं। जैसे जैसे खेल बढ़ता है रानी की चालों से महाराज का आश्चर्य बढ़ता ही जाता है। ये लीजिए महाराज इस बाजी की मेरी आखिरी चाल और आपको ग्रह और मात। महाराज आश्चर्य से देखते रह जाते हैं, लेकिन दंभी पुरुषत्व हार कहाँ स्वीकार्य है। अहंकार में बोलते हैं, वह मेरा ध्यान भटक गया था राजकाज की अनेकों परेशानी के कारण, अन्यथा तो शतरंज में हमें कोई हरा दे यह मुमकिन नहीं है। महाराज बोलते हैं कि एक बाजी और खेलते छोटी रानी। महाराज सोच लीजिए। हाँ सोच लिया, ये बाजी निश्चित ही हम जी लेंगे। ईश्वर आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। पहली चाल चीकू रानी चलती है, फिर दूसरी चाल महाराज चलते हैं, तीसरी चाल में सीधे वजीर से राजा को शह बताए। महाराज अपने राजा को दक्षिण दिशा से कोई राज्य पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है, तंबू गड़ चुके हैं, आक्रमण की योजना बनाई जा रही है, सेनापति को कहिए अपने जासूस भेजकर पता करवाएं। महाराज चीकू रानी से बोलते हैं, छोटी रानी शतरंज के मध्य में यह बात कहाँ से आ गई? महाराज आप सेनापति को फौरन आदेश दीजिए। महाराज छोटी रानी के कथनानुसार सेनापति को आदेश देते हैं पता करने के लिए कि अपने राज्य की दक्षिण दिशा की ओर किसी को भेजकर हालात पता किए जाए कि दक्षिण दिशा की तरफ कैसे हालात हैं, कौन दुष्ट है जो हमारे राज्य के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है।
सेनापति कुछ सैनिकों को भेजकर पता करवाता है। सैनिक लौटकर सेनापति को सूचना देते हैं कि दक्षिण दिशा की और दूसरे राज्य की सेना ने सीमा पर पड़ाव डाला हुआ है, उनकी गतिविधियां कुछ सही नहीं लग रही है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। सेनापति महाराज तक ये सूचना पहुंचाता है। महाराज ये सूचना मिलते ही सेनापति को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश देते हैं तथा महाराज चीकू रानी से बोलते, छोटी रानी हमें अत्यधिक विस्मित करती हुए सहस में डाल रही है। आपके कितने रूप हैं? क्या रहस्य है ये? हम जानना चाहते हैं आपसे। चीकू रानी, महाराज आप अभी हमारे विषय में कुछ मत सोचिए और न ही दूसरी सेना को लेकर चिंतित हो। आप इस समय केवल युद्ध की तैयारी कीजिए, विजय आपकी ही होगी, यह विजय निश्चित है। मेरे विषय में समय आने पर स्वतः ही आपको पता चल ही जाएगा। महाराज सेनापति की युद्ध की तैयारी का आदेश देते हुए कहते हैं कि युद्ध की पूर्ण तैयारी योजनाबद्ध तरीके से की जाए और हर एक गतिविधि की सूचना हम तक पहुंचाया जाए। दूसरे राज्य की सेना आक्रमण करने का अथक प्रयास करते हुए आक्रमण कर भी देती है, किंतु महाराज और चीकू रानी की सलाह अनुसार दूसरी सेना का सामना जब महाराज की सेना करती है तो उनके सब प्रयास को असफल कर दिया जाता है तथा महाराज की सेना विजयी होकर तो वापस लौटती ही है, अपितु सामने वाली सेना के काफी सैनिक मारे भी जाते हैं और जो बच जाते हैं उनको बंदी बनाकर अपने साथ लाया जाता है, जिनमें दूसरी सेना का सेनापति भी होता है। जीत की खुशी में आज राजमहल में उत्सव का सा वातावरण होता है, जश्न की तैयारियां चल रही है। महाराज वीकू रानी से बोलते हैं, छोटी रानी आपने तो हमारी विजय की घोषणा पहले से कर दी थी, आप धन्य है। चूंकि रानी महाराज यह विजय पूर्व से ही निश्चित थी, उनका आक्रमण करने का प्रयास ही निरर्थक था। आप एक अच्छे और सच्चे योद्धा हैं, आपकी सेना एक कुशल सेना है जिसका नेतृत्व भी आपके द्वारा कुशलता पूर्वक किया जाता रहा है। महाराजा छोटी रानी, यह आपकी दूरदर्शिता और सूझबूझ के कारण ही संभव हुआ है। चीकू रानी, छोड़िए महाराज, हमारी प्रशंसा करना, जो भी अच्छा हुआ सबके अच्छे प्रयास के कारण हुआ। रात का समय है, संपूर्ण राजमहल में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। महाराज छोटी रानी की प्रशंसा कर रहे हैं। दोनों बड़ी रानियां जलन के मारी मरी जा रही है। बड़ी रानी के स्वभाव में थोड़ा बदलाव आया है, वह भी थोड़ा प्रभावित तो है छोटी रानी से, अब उसको छोटी रानी कुछ सुंदर भी दिखने लगी है। मंझली रानी के व्यवहार में अभी कोई बदलाव नहीं है। रात को जश्न समाप्त होने के पश्चात सब में नींद की खुमारी है, सब अपने अपने कक्ष में जाकर सोने की तैयारी में है। आज महाराज चीकू रानी के कक्ष में ही है। महाराज सो चुके हैं किंतु चीकू रानी को नींद नहीं आ रही होती है। तभी बाहर से कुछ आवाज चीकू रानी को सुनाई देती है, ऐसा लगता है किसी के कदमों की आहट है। रानी खिड़की से देखने का प्रयास करती है किंतु कुछ दिखाई नहीं देता है। चीकू रानी धीरे से बाहर निकलती है, दबे कदमों से महल के गलियारे में चलती चली जाती है। तभी फिर से कोई आवाज चीकू रानी को सुनाई देती है तथा तभी चीकू रानी देखती है कि मंझली रानी के कक्ष से कोई बाहर निकल रहा है। लेकिन ये क्या, ये तो मंझली रानी है, किंतु ये रात के सन्नाटे में कहाँ जा रही है। मंझली रानी गलियारे से होती हुई बगीचे की तरफ जाती है। चीकू रानी दबे पांव मंझली रानी का पीछा करती है। तभी बगीचे में दूसरी ओर से सेनापति आता है। मंझली रानी झपटकर सेनापति के गले लग जाती है, काफी देर तक सेनापति के गले लगी रहती है। तत्पश्चात दोनों साथ साथ बगीचे से होते हुए बावड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। चीकू रानी दबे पांच उन दोनों का पीछा कर रही है, किंतु चीकू रानी के चेहरे पर आश्चर्य के कोई भाव नहीं है। ऐसा लगता है जैसे चीकू रानी इन सब बातों से पहले से अवगत हो, केवल पुष्टि करना चाहती हो। रानी माधवी और रोनापति बावड़ी की तरफ जाकर कहीं गायब हो जाते हैं। चीकू रानी देखने का प्रयास करती है किंतु वहां कई दरवाजे हैं और चारों तरफ अंधेरा है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। काफी प्रयास करने से भी दिखाई नहीं देता है।
चांद की हल्की सी चांदनी में सिर्फ वहाँ वह दरवाजे तो दिख रहे हैं, किंतु दीवारों और पेड़ों की परछाई के कारण कौन से दरवाजे के अंदर रानी माधवी और सेनापति गए हैं ये दिखाई ना पड़ा। चीकू रानी सोचती है आज नहीं तो कल पुष्टि हो ही जाएगी जो राजमाता ने मुझे बताया हुआ है उसके विषय में, किंतु पूरी बात जानकर उसकी तह तक पहुंचकर महाराज को इस षड्यंत्र से अवगत कराना बहुत आवश्यक है। यही सोचते हुए चीकू रानी अपने कक्ष में वापस आकर सोने का प्रयास करती है। महाराज तो गहरी नींद में सोए हुए हैं। चीकू रानी सोते हुए महाराज की ओर देखते हुए सोचती है कितने निष्कपट, कितने निश्चल है आप महाराज। आप कभी किसी का अहित नहीं कर सकते हैं, न ही आपने अभी तक के अपने इस जीवन में किसी का अहित किया है, किंतु आपको तो ये भी भान नहीं कि आपका बहुत बड़ा अहित किया गया है तथा अभी भी अहित करने का प्रयास किया जा रहा है और आगे पूर्ण अहित करने की योजना है। इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ पर केवल आपके हर अहित को रोकने के लिए। किसी के आंसुओं ने मुझे यहाँ आने को मजबूर किया है। जानते हैं महाराज वह कौन है? आप कैसे जानेंगे? आपको तो यही पता है कि राजमाता मर चुकी है। नहीं महाराज, राजमाता मरी नहीं है, वह तो जीवित है। यह क्या कह रही है चीकू रानी? ये कैसा रहस्य है? चीकू रानी राजमाता से कब मिली? राजमाता तो अब इस दुनिया में नहीं है, फिर चीकू रानी कैसे ऐसा कह रही है कि राजमाता जीवित है? अगले दिन प्रभात में चीकू रानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह से राजमाता और बड़े महाराज की मृत्यु के विषय पूछती है। महाराज आपसे एक बात पूछे। पूछिए छोटी रानी। महाराज पिताजी महाराज की मृत्यु कैसे हुई? हाँ छोटी रानी, हम बताते हैं कैसे हुई उनकी मृत्यु। पिताजी महाराज ने जब राज्य का सब कार्यभार मुझे सौंप दिया तो उनके जीवन में ऐसा कुछ करने को नहीं रहा। पिताजी महाराज को शिकार का बहुत शौक था। राज्य का कार्यभार संभालते हुए भी महाराज अक्सर शिकार के लिए जाते थे। राज्य के कार्यभार से मुक्त होने के पश्चात महाराज और अधिक शिकार पर जाने लगे। एक दिन पिताजी महाराज शिकार के लिए निकले, सैनिक भी उनके साथ थे। कारणवश एक शिकार के पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए अधिक दूर निकल गए। सभी सैनिक पीछे रह गए। जंगल घना था, सैनिक पीछे पीछे गए लेकिन महाराज कहीं दिखाई नहीं दिए। सैनिकों को शाम हो गई उनकी तलाश करते करते। रात में घने जंगल में तलाश करना कठिन हो रहा था तो सेनापति और सैनिकों ने वही जंगल के बाहर डेरा डाल लिया ताकि प्रभात से ही पिताजी महाराज की तलाश की जा सके। प्रभात में फिर से तलाश शुरू हुई। काफी तलाश करने के पश्चात जंगल से एक शव मिला। शव की स्थिति अत्यधिक भयानक थी। जंगली जानवरों ने शव को क्षत विक्षत कर रखा था। पहचान होना कठिन था, किंतु मिले हुए शव पर महाराज के जैसे वस्त्र व हाथ में महाराज की खानदानी पहचान वाली मुद्रिका थी। उस समय यही लगा कि यह महाराज का ही शव है जिन पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर मार डाला। तत्पश्चात महाराज का शव राज्य में लाया गया तथा उनका अंतिम संस्कार किया गया। हम तो बिल्कुल टूट गए थे। पिताजी महाराज के देहांत के पश्चात ऐसा लग रहा था जैसे हम अनाथ हो गए। फिर राजमाता ने हमें समझाया कि पुत्र आप एक राजा हैं और राजा के ऊपर बहुत से दायित्व होते हैं। यदि आप स्वयं को इस प्रकार शौक की भट्टी में झोंक देंगे तो प्रजा का क्या होगा, हमारा क्या होगा। जैसे तुमने अपना पिता खोया है वैसे ही हंस ने अपना पति, अपना सुहाग खोया है। हम भी अकेले हो गए। अब तो हमारा भी दायित्व आप पर है। मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ। हमसे भी अब दुख वाली बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं, किंतु केवल आपके लिए, आपके बच्चों के लिए हमने स्वयं को संभाल कर रखा हुआ है। हमारा भी दायित्व बढ़ गया है। अब आपके पिताजी महाराज थे तो हम सहज थे। तब से हमने स्वयं से संकल्प किया कि हमारा प्रथम दायित्व हमारी प्रजा है। प्रजा को हमें खुशहाल रखना है। और राजमाता की मृत्यु कैसे हुई महाराज?
राजमाता की मृत्यु भी एक दुर्घटना के कारण हुई थी। राजमाता अत्यधिक पूजा पाठ वाली थी, प्रतिदिन राज्य के मंदिर में पूजा अर्चना करने जाती थी। यहाँ से लौटकर आने के पश्चात राजमहल में बने मंदिर में पूजा अर्चना करती थी। एक दिन राज्य के मंदिर में किसी कारण से आग लग गई। आग बहुत भयानक थी। काफी प्रयास के पश्चात अग्नि शांत हुई। तब तक मंदिर के अंदर मंदिर के पुजारी, राजमाता व राजमाता के साथ जाने वाली दासी तीनों जलकर भस्म हो गए। परंतु आश्चर्य है कि पुजारी और राजमाता का शव तो मिला किंतु दासी का शव नहीं मिला। किंतु महाराज, आपको कैसे मालूम कि यह राजमाता का शव था? छोटी रानी, कैसी बात कर रही हैं आप? क्या हम अपनी माँ को नहीं पहचानेंगे? और फिर उनके शव पर वह शेष वस्त्र, उनसे पहचाना तथा राजमाता के हाथ में भी खानदानी पहचान वाली मुद्रिका थी। महाराज, मंदिर में क्या उस वक्त कोई और नहीं था? मेरा मतलब कि राज्य के लोग भी तो मंदिर जाते होंगे। नहीं, वह मंदिर सिर्फ राजघराने वालों के लिए ही था, अन्य किसी को मंदिर में जाने की आज्ञा नहीं थी। राजमाता के जाने के पश्चात तो हम और अत्यधिक व्याकुल थे। लगा कि जब हम पूरी तरह से अनाथ हो गए। पिताजी महाराज के जाने के पश्चात राजमाता थी, किंतु राजमाता की मृत्यु के पश्चात ऐसा लगा ये जीवन व्यर्थ है। फिर हमें राजमाता की कही गई बात याद आई कि एक राजा का जीवन अपनी प्रजा के लिए होता है। उसके सुख दुख सब प्रजा से निहित होते हैं। यदि राजा यूं शोकाकुल रहेगा तो प्रजा को कौन देखेगा? हम फिर से अपने राजकाज में लग गए। जी महाराज, सही कहा आपने, पहले अपना राज्य और प्रजा जरूरी होती है। महाराज, अब तो काफी समय हो गया हमें यहाँ आए, हमारा चीकू का बगीचा तो तैयार हो गया होगा। हाँ छोटी रानी, हमने विशेष बीज मंगवाया था चीकू का, जिसकी फसल 1 वर्ष में तैयार हो जाती है। किंतु रानी, यह चीकू का ही बाग क्यों, कोई अन्य फल का क्यों नहीं? महाराज, हमें चीकू बहुत पसंद है, आपने देखा होगा हम फलों में ज्यादा चीकू ही खाते हैं। चलिए छोटी रानी, बातों में काफी समय चला गया है। आज राजकुमार अधिराज प्रताप सिंह भी आने वाले हैं अपनी गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण करके। महाराज, अधिराज प्रताप सिंह आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं। हाँ, बड़ी रानी महारानी सुजाता के और हमारे पुत्र, और मंझली रानी की संतान। मंझली रानी का और हमारा एक पुत्र है शोभित राज सिंह, वह भी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए हैं। उनकी अभी 4 वर्ष की शिक्षा शेष है। छोटी रानी, आप भी राजकुमार के स्वागत की तैयारी करिए, आप भी तो उनकी छोटी माँ हैं। जी महाराज, अवश्य ही। चौकू रानी दोनों बड़ी रानियों के पास जाती है, किंतु उसको बड़ी रानी सुजाता तो दिख रही है, परंतु मंझली रानी माधवी कहीं नहीं दिखी। बड़ी दीदी मंझली दीदी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? वह बगीचे की तरफ फूल चुनवाने गई है। राजकुमार अधिराज आने वाले हैं ना, तो उनके स्वागत की तैयारी के लिए। जी दीदी, मुझे बताया महाराज ने। दीदी, क्या हम भी जाएं बगीचे की तरफ फूल चुनवाने, या फिर आपके साथ कोई कार्य कराएं? बड़ी रानी सोचती है आज इससे लड्डू बनवा कर देखा जाए, बड़ी होशियार बनती है। हाँ दीदी, हम लड्डू बनवा देंगे। हे भगवान, मैंने तो इसे अभी बोला भी नहीं, इसने कैसे सुन लिया? कहीं ये कोई जादूगरनी तो नहीं, मन की बात पढ़ने वाली। महल में राजकुमार अधिराज के स्वागत की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही होती है। चीकू रानी ने बड़ी रानी के साथ मिलकर लड्डू भी बनवा दिए हैं। वैसे तो इतनी दासियां हैं लड्डू बनाने के लिए, किंतु एक माँ का दिल जो है वो तो अपनी संतान के लिए ना जाने क्या क्या करने का करता है। चीकू रानी, मंझली दीदी, हम तो आपको देखने बगीचे में गए थे, आप हमें वहाँ पर दिखाई ही नहीं दी कहीं। मंझली रानी, छोटी तुम क्यों देख रही थी मुझे? चीकू रानी, बस यूं ही दीदी, हमने सोचा कि हम भी आपके साथ फूल चुनवा देंगे। चीकू रानी ने गहरी दृष्टि से माधवी की तरफ देखते हुए बोला, किंतु चीकू को मंझली रानी का चेहरा इस वक्त सपाट लगा, कोई भाव नजर नहीं आए उनके चेहरे पर।
तभी बाहर से जय जयकार की आवाज सुनाई देने लगती है। लगता है मेरा पुत्र आ गया, बड़ी रानी बोलती है। चीकू रानी, हाँ दीदी, राजकुमार की जय बोली जा रही है। तभी चीकू रानी को फूलों की टोकरी लेकर आते हुए एक दासी दिखाई देती है, किंतु इस दासी को पहले तो राजमहल में नहीं देखा हमने, चीकू रानी मन में सोचती है। दासी पास में आती है और माधवी से पूछती है कि छोटी रानी, यह फूलों की टोकरी कहाँ रख दूं? माधवी रानी बोलती है, शन्नो, अब हम छोटी रानी नहीं है, हम मंझली रानी है। छोटी रानी तो यह है चीकू रानी। शन्नो चीकू रानी की तरफ अजीब सी नजरों से देखकर अभिवादन करती है। ये कौन है? चीकू रानी शन्नो की तरफ गहरी नजर से देखते हुए पूछती है। मंझली रानी, छोटी रानी, यह हमारी सेविका है शन्नो। ये हमारे विवाह के समय हमारे मायके से हमारे साथ आई थी हमारी सेवा के लिए। चीकू रानी देखती है कि शन्नो खूबसूरत सेविका है, किंतु ये क्या, इसके मस्तक पर यह काला निशान क्या है? चीकू रानी, शन्नो, ये तुम्हारे मस्तक पर क्या लगा हुआ है काला सा? शन्ना, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। दोनों रानी, छोटी रानी जी, बड़ी रानी और मंझली रानी भी शन्नो के चेहरे की तरफ देखती है और चीकू रानी से बोलती है, छोटी रानी, कुछ भी तो नहीं लगा हुआ है, साफ तो है शन्नो का मस्तक। चीकू रानी, कुछ नहीं दीदी, मुझे आभास हुआ ऐसा जैसे कुछ काला सा लगा हुआ है शन्नो के मस्तक पर। तभी बड़ी रानी बोलती है, अच्छा चलो जल्दी, राजकुमार आते होंगे। सब राजकुमार के स्वागत के लिए महल के दरवाजे की तरफ चल देती है। महाराज पहले से ही सेवकों के साथ में राजकुमार की प्रतीक्षा में द्वार पर खड़े हुए हैं। तभी सेनापति के रथ के पीछे राजकुमार का रथ आता हुआ दिखाई देता है। सभी के चेहरे पर मुस्कान उभर आती है राजकुमार को देखकर। रानी सुजाता तो व्याकुल है अपने पुत्र को गले लगाने को। राजकुमार रथ से उतरकर आते हैं, महाराज के चरण स्पर्श करते हुए। पिताश्री प्रणाम, खुश रहो पुत्र, दीर्घायु हो, यश और बल प्राप्त हो। महाराज आशीर्वाद देते हुए राजकुमार अधिराज को गले लगाते हैं। फिर राजकुमार अपनी माता सुजाता के चरण स्पर्श करता है। प्रणाम माता श्री। माँ अपने बेटे को गले लगाते हुए कहती है, मेरा पुत्र यशस्वी हो, दीर्घायु हो, किसी की नजर ना लगे मेरे पुत्र को। अपनी आंख के काजल से राजकुमार को नजर का टीका लगाते हुए बोलती है। छोटी माता श्री प्रणाम। माधवी को प्रणाम करता है। माधवी आशीर्वाद देते हुए बोलती है, पुत्र हम अब छोटी माता श्री नहीं है, हमारा भी अब ओहदा ऊंचा हो गया, हम मंझली माता श्री हो गए हैं अब। राजकुमार हैरानी से माधवी की तरफ देखता है। रानी माधवी, पुत्र यह है छोटी रानी चीकू रानी, आपकी छोटी माता श्री। राजकुमार चीकू रानी के पैर छूते हुए प्रणाम करता है। छोटी माता श्री प्रणाम। चीकू रानी राजकुमार को आशीर्वाद देते हुए कहती है, दीर्घायु हो, अच्छे इंसान बनो, सबका भला करो और हमें सिर्फ छोटी माँ बोलो। राजकुमार अधिराज सिंह बोलते हैं, आप तो बहुत सुंदर हो छोटी माँ और बहुत अच्छी भी हो। मंझली रानी मुंह बनाती है राजकुमार के मुख से चीकू रानी की प्रशंसा सुनकर। तभी शन्नो जो फूलों की टोकरी लेकर खड़ी है वह बोलती है, महारानी राजकुमार को फूलों का हार तो पहनाया ही नहीं है आपने। अरे हाँ से सुजाता रानी कहती है, लाओ हार दो। शन्नो टोकरी महारानी सुजाता की तरफ कर देती है। रानी जैसे ही टोकरी से हार उठाकर राजकुमार को पहनाने के लिए बढ़ती है, तभी टोकरी से एक काला नाग निकलकर राजकुमार के पैरों के पास गिरता है। वह राजकुमार को डसने ही वाला होता है। चीकू रानी की नजर उस पर पड़ जाती है। चीकू रानी हाथ से उठाकर उसको दूर फेंक देती है। सभी बहुत घबरा जाते हैं। महारानी सुजाता तो भरी आंखों से चीकू रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। चीकू रानी, अरे दीदी आप ये क्या कर रही हैं? बड़ी रानी, छोटी रानी, हम सही कर रहे हैं, आप देवी हैं, आपने स्वयं की परवाह ना करते हुए हमारे पुत्र की जान बचाई है, आपने बहुत बड़ा उपकार किया है हमारे ऊपर, हमारे पुत्र की जान बचाई है। चीकू रानी,
दीदी अब हम भी तो राजकुमार की माँ हैं तथा इस समय हमने केवल एक माँ का फर्ज निभाया है, हमने कोई उपकार नहीं किया किसी पर भी। महाराज भी प्रशंसा भरी नजर से चीकू रानी की तरफ देखते हुए कहते हैं, अच्छा अच्छा अब सभी भीतर चलें। महाराज के आदेश पर सभी फिर राजमहल के भीतर जाने को कदम बढ़ाते हैं। आज तो महल में राजकुमार के स्वागत में भांति भांति के स्वादिष्ट भोजन बनाए हैं। तीनों माताएं अपनी अपनी पसंद से बनाया भोजन राजकुमार को बहुत प्यार से खिलाती हैं। भोजन के अंत में लड्डू जब राजकुमार के सामने आते हैं तो वह खुशी से बोलते हैं, अरे वाह माता श्री, लड्डू लड्डू तो हमें बहुत पसंद हैं, इसीलिए हमने लड्डू बनाए हैं, तुम्हारी छोटी माँ ने बनवाए हैं हमारे साथ। महारानी सुजाता चीकू रानी की तरफ स्नेह से देखते हुए बोलती है। आज ना जाने क्यों महारानी को चीकू रानी बहुत सुंदर और तेजोमी लग रही होती है। ये सब रानी सुजाता के दिल में चीकू रानी के प्रति सकारात्मक भाव के कारण हो रहा है। हम बहुत स्वादिष्ट है, राजकुमार लड्डू खाकर बोलते हैं, छोटी माँ आपने बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं, आप बहुत अच्छी हैं। अरे वाह, हमें तो कभी अच्छी नहीं कहा राजकुमार आपने। रानी माधवी बोलती हैं, मंझली माँ आप भी बहुत अच्छी हैं। राजकुमार बोलते हैं। सब भोजन से निवृत्त होकर अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं। इधर चीकू रानी सोच रही है, इस प्रकार फूलों की टोकरी में सांप का होना कोई साधारण बात नहीं है, कुछ तो रहस्य है, कहीं ये राजकुमार अधिराज को मारने का कोई षड्यंत्र तो नहीं था। चीकू रानी सोचती है, आज महाराज तो राजकुमार के साथ व्यस्त रहेंगे, आज मैं अपने आवश्यक कार्य पूर्ण कर लेती हूँ, ये समय मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तभी महाराज आ जाते हैं। चीकू रानी महाराज से पूछती है, महाराजा जी। छोटी रानी, चीकू रानी, महाराज हम आज अपने माता पिता से मिल आए। महाराजा चीकू रानी, आपने अपने माता पिता से हमें क्यों नहीं मिलवाया? हम कुछ जानते भी नहीं उनके विषय में। चीकू रानी, महाराज हमने आपको विवाह के समय बोला था, आप अति आवश्यक है, वह यहाँ कम ही मिल पाते हैं, उस फल के कारण ही स्वास्थ्य में इतना सुधार हुआ है, किंतु अब कहाँ से व्यवस्था करे फल की? चीकू रानी, बाबा कुछ समय की बात और है, फल खूब हो जाएंगे, कोई कमी ना रहेगी फल की, फल का बगीचा तैयार हो रहा है। चीकू रानी की माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटिया, हमें तो उनकी बहुत चिंता रहती है, क्योंकि उनके कारण ही तू हमें मिली है, वरना हम तो निसंतान ही मर जाते। चीकू रानी, माँ जो मनुष्य की किस्मत में लिखा हो वह मिलता ही है, अच्छा हो या बुरा। मेरा आपकी बेटी बनना आपकी किस्मत में लिखा था, तो मैं बेटी बनकर अवश्य ही आती ही किसी ना किसी प्रकार से आपके जीवन में। चीकू रानी, अच्छा माँ मैं उनसे भी मिल लूँ, संध्या में मुझे वापस जाना है, महाराज ने बोला है वापसी के लिए, और आज ही राजकुमार भी आए हैं। चीकू रानी की माँ, ठीक है बिटिया मिल ले तू उनसे, वह भी खुश होंगी तुझे देखकर। चीकू रानी कुटिया के भीतर जाती है। सामने चारपाई पर साफ सुथरे बिस्तर पर राजमाता लेटी हुई है, कितना तेज है, आज भी उनके चेहरे पर बीमार होने के बावजूद भी बहुत सौम्य नजर आ रही है। चीकू रानी अंदर जाकर उनको प्रणाम करती है। प्रणाम राजमाता। राजमाता इशारे से ही चीकू रानी को आशीर्वाद देती है। उनकी आंखों के कोरों में हल्का सा पानी आ गया है, भीग गई है राजमाता की आंखें चीकू रानी को देखते ही। राजमाता आप दुखी ना हो, आपके कष्टों का समय अब पूरा होने वाला है, आप जल्दी ही अपने राजमहल वापस जाएंगी, ये मेरा वादा है आपसे, चीकू रानी राजमाता से बोलती है। राजमाता के चेहरे पर एक हल्की सी मगर दुख से भरी मुस्कान उभर आती है। चीकू रानी, राजमाता आपके पौत्र अधिराज सिंह गुरुकुल से आ गए हैं, अब उनको शस्त्र विद्या सीखने के लिए आचार्य प्रादुनम के पास जाना होगा कुछ समय के लिए। राजमाता के चेहरे की मुस्कान अब गहरी तथा कम पीड़ा वाली हो जाती है पौत्र अधिराज के विषय में सुनकर। राजमाता फिर इशारे से चीकू रानी से अपने छोटे पौत्र शोभित राज के विषय में पूछती हैं।
चीकू रानी, राजमाता उनकी शिक्षा पूर्ण होने में अभी समय लगेगा, उनसे तो हम भी नहीं मिले हैं अभी। राजमाता अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपको भूख लगती है ना? ठीक से वैद्य जी आते हैं ना प्रतिदिन देखने? राजमाता हाँ में सिर हिलाते हुए धीमी आवाज में बोलती है, हाँ पुत्री। राजमाता अब मैं आपकी पुत्रवधू हूँ। राजमाता फिर धीमी आवाज में बोलती है, पुत्रवधू भी तो पुत्री ही होती है। राजमाता की आवाज बहुत धीरे से निकलती है, आपकी ये पुत्री आपके ऊपर हुए हर अन्याय का हिसाब लेगी, उससे जिसने भी यह सब किया है। महेंद्र प्रताप, मेरा पुत्र कैसा है? राजमाता चीकू रानी से पूछती है। चीकू रानी, आपके पुत्र भी ठीक है राजमाता, आज अपने ज्येष्ठ पुत्र के साथ व्यस्त थे महाराज, तो हम यहाँ आ गए आपसे मिलने। आपसे मिले नहीं थे इतने समय से और आपका हाल भी जानना था हमें। आप फल आदि ठीक से खाना राजमाता, और विशेषतः चीकू का फल, वह फल ही आपको पुनर्तः स्वस्थ कर सकता है। और आप बिल्कुल भी चिंता ना करना, चिंता तो चिता समान होती है, यह आप जानती हैं। राजमाता हाँ पुत्री मैं जानती हूँ। तभी वैद्य जी आ जाते हैं। चीकू रानी, वैद्य जी प्रणाम। वैद्य जी प्रणाम पुत्री, खुश रहो, सदा सुखी रहो, आपका सुहाग अटल रहे। चीकू रानी, वैद्य जी अभी कितना समय लगेगा इन्हें पुनर्तः स्वस्थ होने में? वैद्य जी ठीक तो ये हो गई है, किंतु कोई गम, कोई मन की पीड़ा है जो इनको खाए जाती है, जो इन्हें पुनर्तः स्वस्थ नहीं होने दे रहा है। चीकू रानी, वैद्य जी अपने परिवार से दूर होना ही सबसे बड़ा गम, सबसे बड़ी पीड़ा है। वैद्य जी ये बात तो है पुत्री। चीकू रानी, वैद्य जी हमें जल्दी जाना होगा, आप ये बताएं कोई और बात तो नहीं है? कोई और आवश्यकता? वैद्य जी नहीं पुत्री, बस नियम से फल खिलाते रहो इनको, ये जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी। चीकू रानी, जी वैद्य जी। वैद्य जी पुत्री अब हम चलते हैं। चीकू रानी प्रणाम वैद्य जी, सदा सुखी रहो पुत्री। चीकू रानी राजमाता से जल्दी ही उनको राजमहल में वापस ले जाने का वादा करके उनसे विदा लेती है। चीकू रानी, राजमाता अब हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखना। राजमाता ठीक है पुत्री, आप भी अपना ख्याल रखना, राजमाता धीमी आवाज में बोलती हैं। चीकू रानी अपने माता पिता से आज्ञा लेकर विदा होती है। 2 दिन के पश्चात राजमहल में चीकू रानी के कक्ष में, महाराजा छोटी रानी आपके माता पिता कैसे हैं? चीकू रानी जी ठीक है महाराज। महाराजा आपकी यदि इच्छा थी तो और रह सकती थी आप वहाँ। चीकू रानी, नहीं महाराज, सबसे मिल तो आई हूँ, रहकर करना भी क्या था, अभी मेरा यहाँ रहना अति आवश्यक है। महाराज हाँ छोटी रानी, आपके बगैर हमारी तबीयत भी नहीं लगती है, ना जाने आपने क्या जादू कर दिया है हम पर। चीकू रानी, महाराज हमने कोई जादू नहीं किया है, यह आपका बड़पन है जो हमें इतना मान देते हैं आप। महाराजा छोटी रानी, आप इस मान की हकदार है, हम जब आपके पास होते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा रहती है, हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ का वातावरण प्रफुल्लित सा रहता है। चीकू रानी, अच्छा महाराज एक बात बताए। महाराजा पूछिए छोटी रानी, क्या पूछना है? चीकू रानी, महाराज यह बावड़ी की तरफ इतने दरवाजे क्यों बने हैं, क्या ऐसा ही होता है बावड़ी के आसपास? मैंने कभी बावड़ी देखी नहीं है। महाराज नहीं छोटी रानी, जरूरी नहीं है ऐसा हो, ये तो हमारे पूर्वजों ने बनवाए थे इस प्रकार से ताकि कभी कोई अन्य राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करते हुए राजमहल तक पहुंच जाए तो महल की स्त्रियां उन दरवाजों से सुरक्षित कहीं बाहर निकल सकें। महाराज उन दरवाजों से कैसे सुरक्षित निकल सकता है कोई? छोटी रानी, उन दरवाजों के भीतर से गुप्त दरवाजे भी हैं, जिनमें से कुछ दरवाजे तहखानों में खुलते हैं तथा कुछ दरवाजे के पीछे सुरंग है जो राज्य की चारों तरफ की सीमा के जंगलों में जाकर निकलती है, वहां पर भी सुरक्षा की दृष्टि से खुलने वाले दरवाजे गुप्त स्थान पर खुलते हैं। चीकू रानी, महाराज ये तो बहुत ही यथोचित सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
संध्या समय के पश्चात राजमहल में आज उत्सव का सा वातावरण है। आज युवराज के आने की खुशी में प्रजा ने अपनी तरफ से रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसकी ही तैयारी चल रही है। सब राज्यवासी जिसमें जो हुनर है वह हुनर पेश करता है। कोई गीत गाता है, कोई नृत्य करता है, कोई बाजीगरी दिखाता है, तो कोई कठपुतली का खेल दिखाता है। कार्यक्रम के मध्य में मंझली रानी माधवी अपनी खराब तबीयत बताकर उठकर जाने लगती है। उनके साथ उनकी मुंह लगी दासी शन्नो भी उठकर चल देती है। कुछ समय बाद चीकू रानी सेनापति को भी जाते हुए देखती है। चीकू रानी सोचती है आज तो ये रहस्य निश्चित ही जानना है हमें। वह भी कुछ समय पश्चात महल के भीतर चली जाती है। गलियारे से होते हुए जैसे ही चीकू रानी जाती है उनको एक परछाई दिखाई देती है जो बावड़ी की तरफ जा रही होती है। चीकू रानी परछाई का पीछा करने को आगे कदम बढ़ाती है, तभी एक और साया उस तरफ बढ़ता है। जिस तरफ पहले वाला साया गया था, कुछ ही क्षण में दूसरे वाला साया पहले वाले साये के पास पहुंच जाता है तथा दोनों एक साथ बावड़ी की तरफ ही बढ़ रहे जाते हैं। चीकू रानी उनका पीछा करने का प्रयास निरंतर कर रही होती हैं। थोड़े से प्रयास से चीकू रानी उन दोनों परछाई तक पहुंच जाती है। एक जगह रुककर वह दोनों साए आपस में कुछ बात करते हैं। चीकू रानी उन दोनों से कुछ दूरी पर रुक जाती है और उनकी बातें सुनने का प्रयास करती हैं। चीकू रानी ज्यादा कुछ सुन नहीं पाती है, किंतु चीकू रानी को कुछ ऐसा सुनाई देता है जैसे किसी की सेहत के विषय में वार्तालाप हुआ है। कुछ देर बात करने के बाद वह दोनों आगे बढ़ जाते हैं। चीकू रानी भी दबे पांव उनका पीछा करती है। वह दोनों बावड़ी की तरफ पहुंचकर इधर उधर देखकर एक दरवाजे को खोलते हैं तथा उसके पीछे बने गुप्त रास्ते से शायद कहीं गायब हो जाते हैं। चीकू रानी मन में यह विचार करते हुए कि यह निश्चित ही सेनापति और मंझली रानी है, उन दोनों परछाई का पीछा करती है तथा अपने मन में ये भी विचार करती है कि आज तो सेनापति तथा मंझली रानी के युग छुपकर कहीं जाने के रहस्य का निश्चित ही पता लगाना है हमें। आखिर यह जाते कहाँ हैं दोनों, तथा इन दोनों के साथ जाने का कारण क्या हो सकता है। अचानक उन दोनों की परछाई चीकू रानी की आंखों से ओझल हो जाती है। चीकू रानी को पहले तो ये समझ ही नहीं आता है कि दोनों आखिर कहाँ चले गए हैं, किंतु फिर उनकी दृष्टि दीवार पर बने एक चित्र पर जाती है। उस चित्र में एक कुएं जैसी आकृति बनी हुई होती है जो बाकी के बने पूरे चित्र से अधिक उभरी हुई सी लग रही होती है। चीकू रानी सोचती है कि निश्चित ही यह गुप्त दरवाजे को खोलने की चाबी होगी। चीकू रानी कुछ समय वहां खड़े रहकर प्रतीक्षा करती है। वह देखना चाहती है कि आखिर वह दोनों वापस कब और कितने समय में आते हैं, ये देखना आवश्यक है। करीब आधे घंटे के पश्चात उन दोनों के आने की आहट सुनाई देती है। चीकू रानी और सतर्कता से छुपकर खड़ी हो जाती है। वह दोनों भी आपस में धीरे धीरे बात करते हुए कि उन दोनों पर किसी की नजर ना पड़ जाए, यह बात करते हुए वह दोनों तेजी से बावड़ी से निकलकर बगीचे से होते हुए गलियारे में पहुंच जाते हैं। चीकू रानी को जब ये तसल्ली हो जाती है कि वह दोनों चले गए हैं, तो चीकू रानी गुप्त दरवाजे को खोलने के लिए उस चिन्ह की तरफ बढ़ती है। चीकू रानी पहले तो उसको दबाकर देखती है, कुछ नहीं होता है। फिर जो कुएं की आकृति बनी होती है वह थोड़ी उभरी हुई तो होती ही है। चीकू रानी उसको पहले दाएं और फिर बाएं तरफ घुमाने का प्रयास करती है तो वह बाएं तरफ घूम जाती है। आकृति के थोड़ा सा घूमते ही दीवार के दाहिनी तरफ एक झिरी सी दिखाई देने लगती है। चीकू रानी आकृति को थोड़ा और घुमाती है तो दीवार में दिखने वाली झिरी थोड़ी और बड़ी दिखाई देने लगती है। चीकू रानी अब उसको पूरा घुमाती है तो एक बड़ा दरवाजा सामने दिखाई देने लगता है। चीकू रानी उस दरवाजे के भीतर प्रवेश करती है। भीतर प्रवेश करते ही देखती क्या है कि दीवार पर एक तरफ मशाल लगी हुई है
उससे थोड़ा आगे चलकर सीढ़ियां हैं जो शायद तहखाने में जाती है। तहखाने की सीढ़ियों के पास भी वैसा ही चित्र बना हुआ है जैसा बाहर दरवाजे को खोलने के लिए बना हुआ था। चीकू रानी उसमें बने चिन्ह को दाईं तरफ घुमाती है तो वह दरवाजा बंद हो जाता है। फिर चीकू रानी सीढ़ियों से होते हुए नीचे तहखाने में चली जाती है, जहाँ फिर एक गलियारा होता है। गलियारे से होते हुए वह एक कक्ष में पहुँच जाती है। वहाँ किसी के करहाने की आवाज़ चीकू रानी को सुनाई देती है। मशाल की रोशनी में कहराने वाले का चेहरा नजर तो आ रहा है किंतु साफ नहीं। वह मशाल की रोशनी बढ़ाती है, मशाल के पास रखा कोई द्रव्य डालकर फिर उस व्यक्ति की तरफ देखती है जो कराह रहा है। वह व्यक्ति चिल्लाकर बोलता है, तुम फिर आ गई। चीकू रानी उसके करीब जाकर बहुत ध्यान से देखती है और फिर चौंक जाती है। बड़े महाराज आप? वह व्यक्ति भी चीकू रानी की तरफ देखकर बोलता, कौन हो तुम वह तो नहीं हो जो रोज आती हो। अब किस नई आफत को भेज दिया उसने? आप बड़े महाराज हैं। कौन सा महाराज? कैसा महाराज? मुझे तो एक कुत्ता बना कर रख दिया उस सेनापति ने और उसकी रखेल ने। चीकू रानी सोचती है कि रानी माधवी के विषय में ऐसा कह रहे हैं बड़े महाराज। पिताजी महाराज, मैं आपकी छोटी पुत्रवधू चीकू रानी। हमारी पुत्रवधू? जी पिताजी महाराज, आपके पुत्र ने हमसे अभी कुछ समय पहले विवाह किया है और हम किसी अहम उद्देश्य से यहाँ आए हैं। महाराज, किस उद्देश्य की बात कर रही हैं आप? अब आप यहाँ नहीं रहेंगे, हमारे साथ चलेंगे। चीकू रानी बड़े महाराज को कंधे का सहारा देकर उठाते हुए बोलती है और फिर महाराज को अपने कंधे का सहारा देकर साथ लेकर चल देती है। धीमी गति से चलते हुए छुपते छुपाते बड़े महाराज को वहां ले जाती है जहां कार्यक्रम अभी भी चल रहा होता है। मंच पर किसी नाटक का मंचन हो रहा होता है। चीकू रानी चलते नाटक के बीच बड़े महाराज को लेकर पहुंच जाती है। सबकी दृष्टि अचानक नाटक से हटकर उनके ऊपर पड़ती है। महाराज महेंद्र प्रताप सिंह चीकू रानी से पूछते हैं, छोटी रानी, यह क्या नादानी है? नाटक के मंचन के मध्य में आप किसको लेकर मंच पर आ गई हैं? महाराज बोलते हैं, महाराज ध्यान से देखिए कौन है और आज क्या स्थिति हो गई है इनकी। महाराज ध्यान से चीकू रानी के साथ आए व्यक्ति को देखते हैं। मंच पर खड़े व्यक्ति को देखकर एक साथ कई लोग चौंक जाते हैं, जिनमें सेनापति भी है। रानी माधवी भी आ गई है, वह भी चौंक जाती है। महारानी सुजाता भी आश्चर्यचकित हैं और महाराज के आश्चर्य का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। लेकिन ये क्या, सेनापति के चेहरे पर क्यों हवाएं उड़ रही हैं? किंतु चीकू रानी देखती है कि रानी माधवी के चेहरे पर डर की अपेक्षा आश्चर्य के भाव हैं। चीकू रानी सोचती है, ये कैसा रहस्य है? जिसने जुर्म किया है वह भी आश्चर्य में है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह उठकर मंच पर जाते हैं, महाराज को एकटक देखते हैं और फिर पिताश्री बोलकर उनके चरणों में झुक जाते हैं। उसके बाद उठकर अपने पिता के गले लग जाते हैं। ये सब देख सेनापति वहां से धीरे से खिसकने का प्रयास करता है, किंतु चीकू रानी की नज़र सेनापति पर पड़ जाती है। चीकू रानी वहीं से बोलती है, सेनापति जी आप कहाँ जा रहे हैं? आप ही तो बताएंगे ना महाराज, तथा अन्य सभी के समक्ष पूरी कहानी। छोटे महाराज आश्चर्य से चीकू रानी की तरफ देखते हैं। चीकू रानी बोलती हैं, हाँ महाराज, आपके सेनापति ही तो पूरी कहानी के रचयिता हैं। सेनापति फिर भागने का प्रयास करता है। कुछ सैनिक महाराज के कहने पर सेनापति को दबोच लेते हैं। वहीं महाराज सेनापति को मंच पर आने का आदेश देते हैं और सेनापति से बोलते हैं कि आप स्वयं बताएंगे क्या बात है, क्या पहेली है ये, और आपका क्या लेना देना है इस पहेली से। सेनापति मंच पर आते ही बड़े महाराज के पैरों में पड़कर रक्षा की भीख मांगने लगता है और फिर सेनापति बताना शुरू करता है, महाराज मैं आपकी वो कहानी बताता हूँ जिसकी योजना मैंने और शन्नो ने मिलकर बनाई। उस समय हम दोनों ने एक षड्यंत्र रचने की योजना बनाई, जिस योजना में धीरे धीरे आपके पूरे परिवार को समाप्त करने का विचार था।
तथा आपका सब कुछ संपूर्ण राज्य हथिया लेने का षड्यंत्र बड़े महाराज की मृत्यु भी एक योजना के तहत हुई थी, जो उस समय आकस्मिक मृत्यु हो कि एक शेर के प्रहार से हुई नजर आ रही थी। किंतु बड़े महाराज को हमने कैद कर दिया था बावड़ी की तरफ वाले तहखाने में, और बड़े महाराज की जगह जंगल में एक बड़े महाराज की तरह दिखने वाले सैनिक को मारकर उसका शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त करके फेंक दिया था। उस शव की उंगली में बड़े महाराज की खानदानी अंगूठी तथा शरीर पर बड़े महाराज के वस्त्र पहना दिए थे, ताकि प्रथम नजर में वह बड़े महाराज का शव ही लगे। किंतु तुमने बड़े महाराज को तहखाने में क्यों डाला? छोटे महाराज पूछते हैं। सेनापति, क्योंकि बड़े महाराज को एक राज मालूम है, वह राज बड़े महाराज से जानना आवश्यक था। छोटे महाराजा, कौन सा राज? चीकू रानी का सवाल। सेनापति, खजाने का राज। छोटे महाराजा, खजाना। सेनापति, हाँ महाराज, खजाना आपके परिवार का खानदानी खजाना, जिसका नक्शा बड़े महाराज को ही ज्ञात है और वह हमारे लिए जानना आवश्यक था। हम दोनों ने इतनी यातनाएं बड़े महाराज को दी, किंतु इतनी यातनाओं के पश्चात भी बड़े महाराज टस से मस नहीं हुए। इतना सुनते ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह को बेहद क्रोध आता है तथा वह अपनी तलवार निकाल लेते हैं। तभी चीकू रानी उनको टोकते हुए बोलती है, रुकिए महाराज, अभी तो अन्य राज बाकी है। छोटे महाराज, और कौन सा राज? चीकू रानी, वह भी पता चल जाएगा महाराज, सेनापति ही आपको बताएंगे। इन सब बातों में भौर हो जाती है। सेनापति भी इस बार आश्चर्य और हैरानी से चीकू रानी की ओर देखता है। चीकू रानी कहती है, महाराज चलिए, तो वह दूसरा राज भी मैं ही आपको बता देती हूँ, जिसको सुनकर आप बेहद खुश होंगे। महाराज, राजमाता भी जीवित है। चीकू रानी बोलती है। छोटे महाराजा, क्या क्या कह रही हैं आप चीकू रानी? चीकू रानी की इस बात से तो महाराज के साथ साथ सेनापति भी चौंक जाता है तथा आश्चर्य में उसके मुंह से यह शब्द निकलते हैं तथा वह बोलता है, राजमाता तो मंदिर में जलकर समाप्त हो गई थी, फिर राजमाता कैसे जीवित? इसका मतलब सेनापति राजमाता के विषय में अनभिज्ञ है। वह भी सबके साथ साथ यही सोचता है कि राजमाता मर चुकी है। चीकू रानी, महाराज, राजमाता जंगल में मेरे माता पिता के पास हैं, तथा सेनापति जी आपको बताएंगे कि राजमाता को भी समाप्त करने की योजना किसने बनाई थी तथा क्या योजना थी वह। चीकू रानी बोलती है। बोलो सेनापति। महाराज क्रोध में कहते हैं, अन्यथा तो हमारी तलवार होगी और तुम्हारी गर्दन होगी। सेनापति डर से थर थर कांपते हुए बताता हूँ, महाराज, राजमाता को मंदिर में जलाकर समाप्त करने की योजना भी मेरे और शन्नो के द्वारा बनाई गई थी और हम अपनी योजना में कामयाब भी हो गए थे। अब आगे की कहानी हम बताते हैं। चीकू रानी बोलती है। माधवी रानी की दासी शन्नो रानी माधवी रानी को नींद की औषधि देकर स्वयं उनके वस्त्र पहनकर सेनापति से मिलने जाती थी। अक्सर इन दोनों के मध्य, सेनापति और दासी शन्नो के मध्य, कोई चक्कर चल रहा था। उस दिन जब राजमाता मंदिर जा रही थी तो इन दोनों की योजना राजमाता की चहेती दासी प्रभा ने सुन ली थी और मंदिर में राजमाता को बता दिया कि सेनापति और शन्नो ने आपको समाप्त करने की योजना बनाई है। राजमाता की दासी प्रभा राजमाता को पूरी योजना बताकर फिर राजमाता से हाथ जोड़कर विनती करती है कि राजमाता, आप मेरे साथ अपने वस्त्र बदल लें, आप मेरे वस्त्र पहन लें तथा मैं आपके वस्त्र पहन लेती हूँ, क्योंकि इस समय हम सेनापति की योजना का खुलासा भी नहीं कर सकते हैं। सेनापति हमारे आसपास ही होगा, यदि उसको कुछ भनक लगी तो वह कुछ भी कर सकता है। हमारे पास अब समय कम है। आप मेरे वस्त्र पहनकर मंदिर के पीछे वाले मार्ग से बाहर निकल जाना। राजमाता अपनी दासी की बात मानकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपनी प्यारी दासी से विदा लेकर और उसका धन्यवाद करते हुए पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है तथा सेनापति और शन्नो की योजना के तहत राजमाता की जगह
उनकी दासी इन दोनों के षड्यंत्र की बलि चढ़ जाती है। जो उस समय मंदिर से शव मिला था वह राजमाता का न होकर उनकी चहेती दासी प्रभा का था। राजमाता तो पीछे के रास्ते से भटकते भटकते जंगल में पहुंच गई थी। राजमाता कई दिन तक भूखी प्यासी जंगल में भटकती रही। राजमाता देवी माँ की अनन्य भक्त थी। देवी माँ राजमाता की ऐसी अवस्था देख अत्यंत आहत हुई। हम भी देवी माँ के भक्त हैं और हम देवी माँ के आशीर्वाद से प्राप्त एक दिव्य कन्या है। एक बार राजमाता बड़े महाराज के साथ जंगल में शिकार के लिए गई थी। तब हम उनको जंगल में मिले और राजमाता ने हमारी परवरिश का जिम्मा जंगली जाति के मुखिया तथा उनकी पत्नी को सौंप दिया। उन्होंने ही हमारी परवरिश की है। फिर उस दिन राजमाता भी भटकते हुए मुखिया जी यानी हमारे पिताश्री को मिल गई। तब से राजमाता वही है, उनका इलाज चल रहा है। चीकू का बाग भी हमने उनके लिए ही लगवाया है। वैद्य जी ने उनको चीकू का नियमित सेवन करने के लिए कहा है। प्रतिदिन चीकू के सेवन से ही वह पूर्ण स्वस्थ होंगी। देवी माँ ने स्वयं प्रकट होकर यह कार्य हमें पूर्ण करने को कहा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह चीकू रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं, देवी आप धन्य हैं, आपने हमारे माता पिता हमें लौटा दिए। उसके पश्चात राजमाता को राजमहल लाया जाता है। सेनापति के साथ साथ दासी शन्नों के भी हाथ काटकर उन दोनों को कालकोठरी में डाल दिया जाता है। रानी माधवी ने स्वयं अपनी दासी शन्नों के हाथ काटकर उसके कर्मों की सजा दी। चीकू रानी आज राज्य के हर नागरिक को अत्यंत सुंदर तेजों में रानी लग रही होती है। चीकू रानी जिनको देवी माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था, उनको जो जैसी नजर से देखेगा वह वैसी ही दिखाई देंगी उस व्यक्ति को। चीकू रानी का असली नाम अवनिका था, किंतु रानी ने राजमहल में आने से पहले देवी माँ की आज्ञा से अपना नाम बदलकर चीकू रख लिया था। इस कहानी का उद्देश्य केवल इतना है कि बुरी नियत और बुरे कर्म के परिणाम सदैव अंत में दुखदायी होते हैं।